जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? तो कल हमने बेसिकली लैब रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया था। कल मैंने आप लोगों को AWS के ऊपर इंस्टेंस क्रिएट करके दिखाया था और बाकी 2 प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर भी मैंने आप लोगों को जो है वो इंस्टेंस क्रिएट करने का एक मेथड बताया था, सेम मेथड था। तो मैं यहाँ पे जो मेरी इस वक़्त लोकल एनवायरनमेंट है, उधर मैं ये इस वक़्त प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ताकि जो भी हम काम वगैरह करें तो उसकी जो सेव रहे सारा कुछ, ताकि बाद में फिर आप उसको रिट्रीव करने में हमें आसानी हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग 2 इंस्टेंस रन करेंगे एटलीस्ट मॉड्यूल के लिए। एक यूबंटू का मैं ले रहा हूँ इंस्टेंस और एक मैं सेंटोस का ले रहा हूँ। वैसे तो सेंटोस जो है वो बाय द नेक्स्ट ईयर जो है इसका सपोर्ट इसकी ख़त्म हो जाएगी और सेंटोस विल बी नो मोर, इट विल बी लाइव स्ट्रीम। तो इसलिए ज़्यादातर लोग नाउ स्विच टू यूबंटू की तरफ लोग स्विच करेंगे। तो इसलिए दोनों का फ्लेवर मैं दे रहा हूँ क्योंकि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए आपको सेंटोस का भी एक्सपोजर या एक्सपीरियंस होना चाहिए और यूबंटू का भी होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए। तो होपफुली आप लोग इंस्टॉलेशन इतनी मुश्किल नहीं है अगर आप अपनी प्राइवेट लैब के अंदर कर रहे हैं। तो क्लाउड फॉर्म प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आपको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड इमेजेस पड़े होते हैं एंड ऑल यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ दैट इमेजेस और उसके बाद फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर यूज़। मेरे पास 2 इंस्टेंस ऑलरेडी इस वक्त मौजूद है, एक यूबंटू का और एक सेंटोस का लेटेस्ट है इस वक्त। यूबंटू का मेरे पास 20.04 और जो है वैसे तो 21 भी आगे चुका है बट अगेन हम 20.21 जो है इस वक्त अभी अभी लेटेस्ट इस वक्त रिलीज आई है। बट इट इज़ जैसे कहते हैं कि स्टेबल, उसमें फिलहाल हम उसको अभी कंसिडर नहीं कर सकते। तो 20.04 जो है उस वक्त स्टेबल रिलीज है तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अलावा हमारे पास सेंटोस है, ये भी 8.3। इसके लिए इसकी जो कमांड होती है कैट etc और यहाँ पे रेड हैट रिलीज ये आप करेंगे तो ये आपको बता देगा कि इस वक्त ये 8.3.2011 तो दोनों इस वक्त हमारे पास लेटेस्ट है। अच्छा, लिनक्स का मॉड्यूल आज हम स्टार्ट करने लगे तो इसके लिए हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो मेजर टॉपिक है मैंने कोशिश की है इसमें वो टॉपिक रखे जाएं जो कि डेवऑप्स की वर्किंग जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं उसके हवाले से जो आपको रिक्वायर्ड है। तो मैंने वही टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी क्योंकि बेसिकली वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी पर्सन जो कि आप लोग ट्रेनिंग का पार्ट है। तो इसमें कुछ लोग हैं जिनको लिनक्स बिल्कुल भी शायद ये बहुत पहले की होगी, अब शायद भूल भाल गए होंगे, कुछ लोग ऑलरेडी काम कर रहे होंगे इसके ऊपर। तो दोनों को ही साथ लेके चलना है। तो इसलिए कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा डीप भी ना जाएं कि बोरिंग होना शुरू हो जाए, सिर्फ वही कंटेंट्स रखे हैं जो कि आपको डेवऑप्स के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो नेविगेशन, थोड़ा सा हम जो डे टू डे कमांड्स होती हैं डेवऑप्स के अंदर सॉरी ऑपरेशन कमांड्स, थोड़ा थोड़ा मैं साथ में सिनेरियो भी बताता जाऊंगा कि वो हमें चाहिए होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लोकल एंड रिमोट लॉगिन्स विद जनरेटिंग SSH कीज, जो कि हमने कल भी AWS के ऊपर जब हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था तो उधर भी हमने ये SSH की जो है वो हमें AWS ने प्रोवाइड की थी जिसके थ्रू हमने कनेक्ट किया था अपने इंस्टेंस को। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर आप नॉर्मली SSH कीज के थ्रू ही कनेक्टिविटी करते हैं। टेक्स्ट एडिटर्स की बात है क्योंकि आगे चल के आप लोगों ने शेल स्क्रिप्टिंग करनी है, आप लोगों ने डिफरेंट स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन के टास्क अचीव करने हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करनी है। तो उसके लिए आपको लिनक्स के ऊपर, क्योंकि मोस्टली जो डेवऑप्स के टूल्स हैं वो लिनक्स बेस्ड हैं, तो उसके लिए फिर आपको कुछ टेक्स्ट एडिटर्स जो CLI बेस्ड टेक्स्ट एडिटर्स जो है वो आपको चाहिए। एक क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली हम लोग ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे। उसकी मोस्टली रीज़न ये है कि बीइंग ए डेवऑप्स सिस्टम एडमिन या डेवऑप्स ऑपरेशन के हवाले से जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचीव परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्रिएशन, उसकी डिप्लॉयमेंट से लेके उसकी ट्रबल शूटिंग तक सब कुछ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो डेवलपर्स होते हैं वो तो मतलब कोड को डेवलप करना और उसको डिप्लॉय करना, तो कोड के अंदर अपने वो सारा कुछ लिख देते हैं। बट अगर लेट्स सपोज आपने वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो ही आपने अचीव नहीं की, वो आपने डिप्लॉय नहीं की, तो फिर वो कोड जो है वो एरर थ्रो कर देगा। तो या अगर ऑलरेडी कोई एक फीचर जो है वो चलते चलते या इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर डिस्टर्ब हो गई है, मिसाल के तौर पर जो आपकी क्लाउड प्लेटफॉर्म लेवल के ऊपर
कोई एक दो आपने जो पब्लिक आईपीज हैं वो चेंज हो गए हैं, लेट्स सपोज कोई इस तरह की एग्जांपल हो गई है, तो इन दैट केस तो आप लोगों ने ट्रबल शूट करना है इश्यूज को। तो ट्रबल शूट करने के लिए ये कुछ सर्विस डिस्टर्ब हो गई है, क्रैश कर दी है, डाउन हो गई है, तो फिर आपको मतलब ट्रबल शूट करना पड़ेगा। और ट्रबल शूटिंग जो होती है वो ग्राफिकल इंटरफेस पे नहीं होती, जीयूआई पे नहीं होती, वो आप उसके लिए आपको सीएलआई बेस्ड कमांड्स का थोड़ा बहुत ग्रिप होना चाहिए या स्क्रिप्टिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड हैव क्लियर, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि स्क्रिप्टिंग किस तरह करनी है, या सी लाई के ऊपर कमांड सेट को किस तरह यूज करना है, जो डिफरेंट कमांड नेट्स हैं उनको हमने किस तरह यूज करके अपना जो इशू है उसको रिजॉल्व करना है। तो उसके लिए ये सारी चीजें आपको चाहिए। तो इसलिए मोस्टली जो फोकस्ड अप्रोच होगी वो सी एल आई बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल तो मैं बता भी दूंगा साथ साथ, आसान है बहुत, जो सामने सामने ऑप्शन नजर भी आ रही होती हैं, बट फोकस हमारा सी एल आई बेस्ड उसके ऊपर होगा। इसके अलावा लिनक्स के अंदर यूजर ग्रुप्स की जो क्रिएशन या मॉडिफिकेशन उसके अंदर और फाइल की परमिशन, क्योंकि यूजर ग्रुप्स को स्टडी करने के लिए जरूरी है, मतलब फाइल परमिशंस को या फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर जो परमिशंस हम सेट करते हैं उनको समझने के लिए यूजर एंड ग्रुप्स के हवाले से भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आगे चल के आप लोग डिफरेंट सर्विसेज कन्फिगर करेंगे, मिसाल के तौर पे यूजर का जो डेटा सर्विसेज होती हैं, इसमें फिर आपको यूजर एंड ग्रुप्स की परमिशन देनी पड़ती है फाइल और डायरेक्टरी के ऊपर, लिनक्स लेवल के ऊपर। तो अगर वो आपको देना नहीं आती होंगी तो फिर प्रॉब्लम होगी आपके लिए। बहुत कॉमन ये ऑपरेशन है, फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर परमिशन असाइन करना। इसके अलावा सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉलेशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पैकेज इंस्टॉलेशन तो आसान है, लेकिन उसमें कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें वो डिस्कस कर लेंगे। और प्रोसेस मैनेजमेंट की, लिनक्स के अंदर प्रोसेस जो रन हो रहे होते हैं उनको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज इन अ सिचुएशन वेयर आपका जो एप्लीकेशन है वो बार बार या तो क्रैश कर रही है या फिर वो स्लो हो रही है, तो फिर आपको उसको एनालिसिस करना पड़ता है कि आपके सिस्टम के साथ क्या इश्यूज हैं। तो फिर आप देखते हैं प्रोसेस में जाके कि कौन सा प्रोसेस है जो स्लो डाउन कर रहा है आपके ओएस को। प्रॉब्लम हो सकता है प्रॉब्लली कि जो आपकी एक्चुअल सर्विस है जिसको के रिसोर्सेज मिलने चाहिए सिस्टम के उसको मिल नहीं रहे, और कोई और टास्क जो है या और प्रोसेस वो एज ए ज़ोंबी प्रोसेस के तौर पे जो है वो सारी रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं आपके ओएस की। तो फिर आप किल कर देते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उस ये सारा कुछ हम इसमें इंशाल्लाह देखेंगे। छोटा मतलब इतना कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ सिनेरियो की बात है कि मीन टाइम या रन टाइम के ऊपर ये इश्यूज आते हैं तो आपको उसको रिजॉल्व करना आता हो। अच्छा, उसके अलावा क्रिएटिंग एंड माउंटिंग लोकल एंड नेटवर्क फाइल सिस्टम, इंशाल्लाह ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ये भी हम देखेंगे कि अगर आपने लोकल कोई डिस्क अटैच किया है तो उसको किस तरीके से आप या क्लाउड के ऊपर इंस्टेंस है तो उसके अंदर आपने नई एक डिस्क अटैच की है तो उसको फिर अंदर उसकी पार्टीशन उसकी फॉर्मेट करना, उसको पार्टीशन को माउंट करना। इसी तरह जो नेटवर्क फाइल सिस्टम्स होते हैं जैसे एनएफएस बहुत फेमस है, जो आपकी NAS ड्राइव्स होती हैं, या लिनक्स बेस्ड जो फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है एनएफएस, उसके थ्रू डायरेक्टरीज को हम किस तरह से माउंट कर सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। इस तरह और भी बहुत सारे फाइल नेटवर्क फाइल सिस्टम्स हैं, जिस तरह एफटीपी है, जिस तरह आपका CIFS है जो विंडोज की शेयरिंग होती है, इसको CIFS कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो कि इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के दो चार कमांड्स देखेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है ना। सिस्टम लॉगिंग एंड NTP लॉगिंग का तो आपको पता होना चाहिए कि लॉगिंग जब आप कुछ चीज़ ट्रबल शूट कर रहे होते हैं तो जो लॉग्स होते हैं सिस्टम के वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू चेक द लॉग्स। ठीक है, और इसके अलावा NTP सर्वर जो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्काइविंग, rsync utility, transferring files from local to remote machines, Linux या Windows machines, task backup scheduling एंड ये सारे DevOps के ऑपरेशन हैं, ये सारे हम करेंगे इंशाल्लाह। और लिनक्स सिस्टम ट्रबल शूटिंग एंड शेल स्क्रिप्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। और लास्ट में हम इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ HTTPD अपाची सर्वर, इसमें मैं आपको सेंटोस के ऊपर अपाची करा दूंगा HTTPD, और यूबंटू के ऊपर मैं आपको Nginx जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल डेवऑप्स के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए, तो Nginx को भी हम देख लेंगे। बज़ाहिर दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, सेम सेट ऑफ प्रोसीजर है, बट मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा उसमें। तो ये जनाब हमारी लिनक्स की आउटलाइंस हैं।
और होपफुली कोशिश करेंगे कि हम इसमें सारी चीज़ें कवर कर लें। ओके, हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो फाइल सिस्टम नेविगेशन के हवाले से। ये मेरे पास एक मशीन है सेंटोस की। मैं दोनों जो आपके इंस्टेंस हैं, एक सेंटोस का और एक यूबेंटो का, जहाँ पे डिफरेंस होगा मैं वहाँ पे आपको दोनों में करके दिखाता हूँ। तो जहाँ पे कॉमन, मोस्टली कॉमन कमांड्स हैं और जहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो इनिशियली हम सेंटोस को करेंगे और जो डिफरेंस इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूँगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं लिनक्स की मशीन के ऊपर, तो आप एक जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो आपसे ना 2 अकाउंट का पासवर्ड, एक का पासवर्ड मांग लेता है और एक अकाउंट आपसे क्रिएट करवाता है। पासवर्ड आपसे लेता है रूट का। रूट जो है वो सुपर यूजर कहलाया जाता है लिनक्स के अंदर। जिस तरह विंडोज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो यहाँ पे रूट होता है, और एक होता है नॉर्मल यूजर, ठीक है। तो वो नॉर्मली आप कोई भी नाम रख लें, उसका अपने नाम से रख लें। यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से आपको नजर आ रहा है। तो नॉर्मल यूजर जो है वो प्रिविलेज यूजर नहीं होता, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर की पावर्स नहीं होती, ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा जो अच्छे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी ये प्रैक्टिस रही होती है कि वो ऑर्डिनरी यूजर से लॉगिन करते हैं और उसी से बैठ के कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं यूजिंग प्रिविलेज मोड, ठीक है। वो भी मैं बताता हूँ कि उसमें फिर हम आपने देखा होगा कि अक्सर कमांड से पहले एक लफ्ज, एक वर्ड आता है सूडो, ठीक है, SUD, सूडो। तो सूडो बेसिकली हम लिख के जो कमांड, फिर अगर ऐसी कमांड जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के बगैर नहीं एग्जीक्यूट हो सकती, तो उसके लिए फिर सूडो लिखते हैं ताकि वो हम उसको बताते हैं सिस्टम को कि जनाब ये जो कमांड है ये सुपर यूजर मोड में एग्जीक्यूट होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो नॉर्मली जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो एक सिंपल नॉर्मल यूजर से करते हैं। बट अब पहचान कैसे होगी इस सिचुएशन सामने अगर आपकी स्क्रीन आ रही है तो ये यूजर जो है वो नॉर्मल यूजर है या सुपर यूजर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डॉलर साइन आपके पास आ रहा है। तो डॉलर साइन का मतलब है कि इस वक्त आप एक नॉर्मल प्रिविलेज नॉर्मल यूजर के साथ लॉगिन है। तो अगर प्रिविलेज यूजर से लॉगिन होंगे जिस तरह रूट है, तो ये डॉलर साइन की जगह पे यहाँ पे हैश आ रहा होगा। तो लेट्स सपोज अगर मैं स्विच करना चाहूँ तो SU कमांड होती है, स्विच यूजर कह भी सकते हैं, SU डैश भी कर सकते हैं। तो मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मुझसे जो मेरा सुपर यूजर है उसका पासवर्ड मुझसे मांग रहा है जो कि रूट है। तो मैं रूट का लेट्स सपोज पासवर्ड दूंगा इसे। तो ये देखें, ये इसने रूट कर दिया और यहाँ पे इसने हैश कर दिया। तो हैश जब आपको नजर आएगा तो इट मीन्स के आप सुपर यूजर मोड में इस वक्त कनेक्टेड है, जो कि is not a good practice to work with that user. Instead, you have to work with the normal user and use sudo instead of login with the super user, ठीक है। अच्छा, तो स्विच करने के लिए SU कमांड होती है, ठीक है। SU कमांड आप इसको अच्छा वापस दोबारा वापस जाना हो नॉर्मल यूजर पे तो कंट्रोल D प्रेस कर दें, तो या लॉग आउट लिख के एंटर कर दे तो ये वापस आ जाएगा नॉर्मल यूजर पे। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपको सुपर यूजर में जाना पड़ता है, ठीक है। वो आगे मैं अभी आपको डिस्कस भी करता हूँ। तो इसलिए इसके लिए फिर हम ये SU कमांड यूज करते हैं स्विच यूजर। आप SU कमांड से किसी और यूजर से भी लॉगिन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि रूट के लिए SU यूज करें। अगर फॉर एग्जांपल SU, मैं लेट्स सपोज मेरा नाम काशिफ है, मैंने अगर कोई काशिफ के नाम से यूजर बनाया हुआ है तो मैं SU काशिफ करूंगा तो ये मुझे काशिफ यूजर का पासवर्ड मुझसे मांगेगा। अगर पासवर्ड मैंने सही दे दिया तो फिर मुझे ये उस यूजर पे लॉगिन कर देगा, ठीक है। तो स्विच यूजर के लिए हम ये SU यूज करते हैं। ये जब आप लॉगिन करेंगे सिंपली मैं इसको कंट्रोल L प्रेस कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, या क्लियर लिख के एंटर प्रेस कर दें, मतलब क्लियर लिख के एंटर प्रेस कर दें या कंट्रोल L प्रेस कर दें तो एक ही बात है। ये शॉर्टकट कीज हैं, ये वक्त के साथ साथ आप लोग सीख जाएंगे। इतना कम टाइम में आप टास्क अचीव करेंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंट होंगे और उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये शॉर्टकट कमांड जो है वो रटा मारने की जरूरत नहीं है, वक्त के साथ साथ आप लोग सीख जाएंगे। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे तो ये आपके टिप्स के ऊपर आ जाएंगे। तो इसमें अगर मैं इसको लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसमें स्टार्ट करने से पहले इसका जो फाइल सिस्टम है, जिस तरह अगर मैं इसको विंडोज़ के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो विंडोज़ में हम जब इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ को और जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो उसमें क्या होता है, C, D, E, F पार्टीशन जो होती है। एक हार्ड डिस्क होती है या मल्टीपल भी हो सकती है। तो हार्ड डिस्क की हम पार्टीशनिंग कर लेते हैं और हर पार्टीशन को हम एक ड्राइव लेटर असाइन कर देते हैं D, C, D, E, F, ठीक है। विंडोज़ में हर पार्टीशन के ऊपर एक फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम जो कि जिसके थ्रू बेसिकली आप इंटरेक्ट करते हैं
डाटा रीड राइट करते हैं उस पार्टीशन के ऊपर। तो विंडोज़ की बात की जाए तो उसमें FAT32 NTFS, ठीक है। अब ये वो बातें हैं जो कि नॉर्मली एक नॉर्मल यूज़र को पता नहीं होती, क्योंकि वो तो सिंपल क्लिक एंड प्ले वाला काम करता है, तो उसको बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा है नॉर्मली पता नहीं होता। बट एज ए सिस्टम एडमिन या डेवऑप्स मैनेजर के तौर पे या डेवऑप्स ऑपरेशंस के तौर पे यू शुड हैव नो एवरी फाइल सिस्टम जो कि यूज़ होता है डेवऑप्स के अंदर, विंडोज़ में हो या लिनक्स के अंदर हो। तो FAT32 NTFS विंडोज़ के अंदर है, और इसी तरीके से आपके पास लिनक्स के अंदर होता है ext4, ext3, XFS फाइल सिस्टम, ये डिफरेंट फाइल सिस्टम है। तो लिनक्स के अंदर भी पार्टीशनिंग होती है, हार्ड डिस्क अटैच करते हैं तो उसकी पार्टीशनिंग करते हैं, और पार्टीशन को हम एक फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट कर देते हैं और उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। बट लिनक्स में होता है कि एक रूट डायरेक्टरी होती है, स्लैश, इसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं। तो जितनी भी पार्टीशंस होती हैं वो इसके अंडर माउंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ABC वाला ड्राइव लेटर वाला हिसाब किताब नहीं है। LS कमांड जो होती है वो लिस्ट कमांड होती है। जिस तरह विंडोज़ के अंदर आप dir कमांड यूज़ करते थे, ठीक है, dir स्पेस आपकी डायरेक्टरी का नाम या फोल्डर का नाम, तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होती थी या उस पार्टीशन के अंदर वो दिखा देता था। तो लिनक्स में LS कमांड होती है। तो LS में स्लैश रूट करूँ तो रूट के अंदर ये आपको डिफरेंट फाइल सिस्टम दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आफ्टर इंस्टॉलेशन, तो बेसिक कुछ जो डायरेक्टरीज ऑलरेडी बनी होती हैं रूट के अंदर। तो ये अगर आप देख रहे हो इसमें बिन आपको नजर आ रही है, S बिन नजर आ रही है, इसी तरह डेव है, जिट आपको मैंने खुद से बनाई हुई है, ये मेरी अपनी डायरेक्टरी है, NFS मेरी अपनी है, और मेरी अपनी है। ये डिफॉल्ट नहीं है, जो डिफॉल्ट है वो मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट जो ये डायरेक्टरीज हैं, विंडोज़ में आप फोल्डर्स कहते हैं, लिनक्स में हम इनको डायरेक्टरीज बोलते हैं। तो ये है फोल्डर ही, बट इनको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। और हर डायरेक्टरी का एक पर्पज है, ठीक है। हर डायरेक्टरी में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर है। जिस तरह अगर मैं मिसाल लूँ बिन की और S बिन की, तो इसके अंदर जितने भी लिनक्स की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, कमांड्स जो जिनके थ्रू आप टास्क परफॉर्म करते हैं, वो सब की सब यहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। तो अगर मैं आपको ls/bin दिखाऊं, बिन के अंदर ये देखें कमांड्स हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो आपको इसके अंदर नजर आ रहे हैं। इसी तरह ls/sbin के अंदर भी इसी तरह की कुछ कमांड्स हैं। तो ये कमांड जो हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको LV, ये लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर की कमांड्स आपको नजर आ रही हैं सामने। XFS फाइल सिस्टम के हवाले से कोई ऑपरेशंस करने हैं तो वो कमांड है। SC लिनक्स, तो खैर मतलब ये जो लिनक्स के हवाले से जितने भी ऑपरेशंस हैं उनके हवाले से डिफरेंट कमांड सेट जो है वो नॉर्मली इन्हीं डायरेक्टरीज के अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ कॉमन जो बहुत फेमस हैं वो आपको डायरेक्टरीज का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, और फिर हम आगे चले जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, ताकि आप आगे चल के आपको जब आप कोई चीज़ ट्रबल शूट कर रहे हो या ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो यू शुड बेटर नो कि कौन सी चीज़ आपको किस डायरेक्टरी के अंदर मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पे आपको नजर आ रही है /home की एक डायरेक्टरी नजर आ रही होगी। /home जो है ये जितनी भी यूजर की प्रोफाइल्स होती हैं, ठीक है, इसमें मेरा स्टूडेंट यूजर है, उन सब की एक नॉर्मल यूजर की प्रोफाइल्स /home की डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर आप ls/home करें, list/home, तो ये देखें ये कुछ यूजर मैंने क्रिएट किए हुए हैं और उनकी प्रोफाइल डायरेक्टरीज यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह विंडोज के अंदर आपने देखा होगा C के अंदर ऑल यूजर्स के अंदर पड़ी होती हैं, तो यहाँ पे /home के अंदर होती है। etc की जो डायरेक्टरी होती है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जितनी भी हैं conf.conf के नाम से, या और जितनी भी फाइल्स हैं जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हैं किसी भी सर्विसेज के हवाले से, वो सब तकरीबन etc के अंदर एग्जिस्ट करती होती है। तो बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ेगा हमारा इन डायरेक्टरीज से, etc की डायरेक्टरी से। वहाँ पे हम काफ़ी कमांड्स, काफ़ी सर्विसेज की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को टच भी करेंगे, यूज़ भी करेंगे। /boot जो है ये बूट पार्टीशन है लिनक्स की बूट के हवाले से। जो इसका इमेज होता है, स्टार्टिंग इमेज, इस तरह जब स्टार्टिंग जो आपको इंटरफेस आता है उसको ग्रब कहते हैं, उसकी जो रेलेवेंट सेटिंग्स हैं उनके रिलेटेड फाइल्स जो हैं, और बूट के हवाले से कर्नल की जो इमेज पड़े होते हैं वो सब के सब इस पार्टीशन के अंदर होते हैं। तो फर्स्ट जो कंट्रोल ट्रांसफर होता है फ्रॉम बायोस या UEFI, वो इस पार्टीशन को ट्रांसफर होता है बेसिकली। तो /boot के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब नॉर्मली आपका सिस्टम क्रैश करता है तो हमें /boot के अंदर पॉसिबिलिटी है कि फाइल के अंदर करप्शन भी होती है, तो उसको फिर हमें करेक्ट करना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास
डॉट वॉर की डायरेक्टरी आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा जो नॉर्मली वॉर की डायरेक्टरी के अंदर लॉग्स आपके जितने भी हैं सिस्टम के, वो सारे इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा जो डीबीज होती हैं नॉर्मली, उनका जो डेटाबेस सर्वर होते हैं, उनकी जो डीबीज होती हैं टेबल स्पेसेस या उनके जो नॉर्मल कॉन्फ़िगर फाइल होती हैं, वो वॉर के अंदर होती हैं। ये मतलब प्रैक्टिस चल रही है इस वक्त नॉर्मली, तो इस डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करती होती हैं। और भी बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, मिसाल के तौर पे इसमें रन की डायरेक्टरी है, इसके अंदर रन लेवल की सिस्टम की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी फाइल्स हैं, वो सब जो स्टेट है वो सब की सब इस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होती हैं। डेव की डायरेक्टरी है, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं आपके लिनक्स के साथ अटैच होती हैं, उन सब की डिटेल्स के अंदर होती है। तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू। रन, होम, रूट, टेम्प की डायरेक्टरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेम्प की डायरेक्टरी आप यूज करते हैं टू टेम्पररी रिटेन द कंटेंट्स ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज। नॉर्मली जब आप कोई अपडेट कर रहे होते हैं, पैचिंग कर रहे होते हैं, हॉट फिक्सिंग कर रहे होते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि टेम्पररी वो सारी फाइल्स को आप इस डायरेक्टरी के अंदर रखते हैं /temp के अंदर। और क्योंकि इस डायरेक्टरी के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो 30 डेज के बाद फ्लश हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, तो नॉर्मली हम इसको पैचिंग के लिए, हॉट फिक्सिंग के लिए, या टेम्पररी कोई हमने टास्क परफॉर्म करना हो और फाइल्स को रिटेन करना हो या डाटा रिटेन करना हो, तो फिर हम इस डायरेक्टरी को यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो लिनक्स के फाइल सिस्टम के हवाले से था। ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आगे जब हम ये कमांड्स सेट को मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ये वो कमांड्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा आप यूज़ करेंगे लिनक्स के अंदर, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको फाइल सिस्टम का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ls कमांड मैंने आपको बता दी, थोड़ी सी मतलब छोटी सी बेसिक कमांड्स, और फिर हम आते हैं एडवांस उसकी तरफ। तो इसमें अगर आपने डायरेक्टरीज को के अंदर कंटेंट्स देखने हैं, उनके अंदर जाना है, अभी तो ls कमांड से आप देख रहे हैं, ls/etc करें तो ये आपको दिखा रहा है। इस तरह एक आउटपुट होती है, ls के साथ बहुत सारे पैरामीटर ये स्विच होते हैं। ls-l करेंगे तो ये आपको कुछ डिफरेंट आउटपुट दिखाएगी, लेकिन वही फाइल्स हैं, वही डायरेक्टरीज हैं जो कि आपको नजर आ रही हैं, बट इसके अंदर कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मिसाल के तौर पे अगर आप ये वाली लाइन को थोड़ा स्टडी करें, तो ये जो इनिशियल में आपको नजर आ रहा है, ये वाली जो है, ये इसको परमिशन स्ट्रिंग बोलते हैं। इंशाल्लाह ये भी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे इसको, कि हाउ टू कॉन्फ़िगर दीज थिंग्स। ये फाइल या डायरेक्टरी की परमिशंस होती हैं। ये जो फर्स्ट आपको नजर आ रहा है रूट, ये यूजर ओनर होता है इस डायरेक्टरी का या फाइल का, ठीक है, जो ओनर है इसका। सेकेंड रूट जो है वो ग्रुप ओनर है। लिनक्स में होता है कि जब आप यूज़र क्रिएट करते हैं, तो जिस नाम से आप यूज़र क्रिएट करते हैं उसी नाम से एक ग्रुप भी बन जाता है। विंडोज़ में ऐसा नहीं होता, बट लिनक्स में ऐसा होता है। तो इसलिए वो क्या करता है कि जब भी वो यूज़र कोई डायरेक्टरी या कोई फाइल क्रिएट करता है, तो उसकी ओनरशिप जो है वो उसी यूज़र को और उसी नाम से जो ग्रुप है उसको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है। तो ये बेसिकली वो बता रहे हैं हमें। और आगे फिर डेट है, किस लास्ट मॉडिफिकेशन डेट है, साइज़ कितना है इसका, और प्लस किस टाइम के ऊपर मॉडिफाई हुई, एंड सो ऑन सो ऑन। और यहाँ पे अगर आपको ये एक कुछ साइन नजर आ रहा है इन्वर्टर का, ये बेसिकली लिंक जो डायरेक्टरीज होती हैं, लिंक फाइल्स होती हैं, ये उनको शो करता है। ये जो है ये बता रहा है कि ये लिंक्ड है। यहाँ पे आपको शुरू में स्मॉल LB नजर आ रहा है, तो दीज आर कॉल्ड लिंक डायरेक्टरीज या लिंक फाइल्स। D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी, और अगर कुछ भी नहीं होगा, ना D होगा ना स्मॉल l होगा, तो फिर मतलब डैश होगी, तो वो फाइल होती है। तो अगर मैं आपको ls/, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये फाइल्स हैं, और इन फाइल्स के शुरू में डैश लगा हुआ है, तो विच मींस दीज आर फाइल्स, ठीक है। तो ये जैसा आपको दिखाने के लिए था। ls के साथ हम और भी लगाएंगे। हिडन फाइल्स को देखना है आपने, तो ls-a स्लैश कर दें तो आपको जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टरीज हैं उनके साथ कुछ हिडन फाइल्स और डायरेक्टरीज भी नजर आने शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो ये .bash हिस्ट्री जो है ये हिडन फाइल है, तो ये आपको नजर आ रही है। लिनक्स के अंदर आपने किसी फाइल को या डायरेक्टरी को हाइड करना हो तो उसके शुरू में डॉट डाल दें तो वो हाइड हो जाएगी, और उसको जब रिट्रीव करना हो तो ये ls/-a के साथ आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो क्योंकि ये कुछ प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ जो फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं वो हिडन होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ls-a/home/student, जो स्टूडेंट की अपनी है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये .bash प्रोफाइल, .bash rc, bash history, bash logout, और इसी तरह डायरेक्टरीज की बात करें तो ये देखें .local, .mozilla, .pk, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज हैं।
.ssh, ठीक है। ये आगे चल के इंशाल्लाह हम इनको देखेंगे। ये किसी भी यूज़र की प्रोफाइल से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो हम इन फाइल्स या डायरेक्टरीज के अंदर जाके करते हैं, तो ये भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे हम इनको भी टच करेंगे। तो ls कमांड की थोड़ी वेरिएशन थी। इसके अलावा किसी डायरेक्टरी के अंदर आपने जाना हो, लेट्स सपोज cd स्लैश जो है वो रूट है, तो इसको रूट कहेंगे etc। और ये जो etc के बाद जो होता है, जो स्लैश आती है, इसको सेपरेटर कहते हैं बेसिकली, ठीक है। क्योंकि ये यूज करते हैं कि etc के अंदर कोई और अगर डायरेक्टरी है उसके अंदर आपने जाना है तो उसके लिए यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे ssh के नाम से एक डायरेक्टरी है ssh, तो ये मैं एक और डायरेक्टरी के अंदर चला गया। तो एक डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा तो cd etc करूंगा। अगर मैंने दो डायरेक्टरीज के अंदर स्विच करना है etc उसके अंदर ssh, तो मैं ऐसा करूंगा, ये ssh के अंदर चला जाएगा। तो ये cd कमांड ये विंडोज के अंदर भी इसी तरह ही है, लिनक्स में भी इसी तरह ही है। तो मैं लेकिन विंडोज में क्योंकि जो स्लैश है वो सारी स्लैश सेपरेटर के तौर पे इस्तेमाल होती है, जबकि लिनक्स में जो फर्स्ट स्लैश होती है ये रूट फाइल सिस्टम को बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज खाली cd एंटर करूंगा तो मैं वापस स्टूडेंट अपनी क्या होगा, अपनी जो प्रोफाइल डायरेक्टरी है वहां पहुंच जाएगा। कैसे पता चलेगा कि इस वक्त स्टूडेंट किस डायरेक्टरी के अंदर है? pwd कमांड होती है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं इसको। तो ये आपको बता देगा कि इस वक्त आप होम स्टूडेंट के अंदर बैठे हैं। तो कहीं भी आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर हो, आप वहाँ पे cd लिख के खाली cd लिख के एंटर करेंगे तो आप वापस अपनी प्रोफाइल डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे। तो अगर मैं cd स्लैश etc स्लैश ssh लेट्स सपोज करता हूँ और इसके बाद pwd कमांड एंटर करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि अब आप इस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी मोटी कमांड्स हैं। इनका डेवऑप्स से डे टू डे ऑपरेशन से ताल्लुक उस इन द सेंस के ये इसमें बहुत बेसिक कमांड्स हैं, बट जो लोग लिनक्स को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि उनको पता हो कि किस तरीके से वो इनको यूज करेंगे। तो इसी तरीके से अगर आपने कोई अपना फाइल की हम बात कर रहे थे, मैं वापस cd करता हूँ तो मैं वापस प्रोफाइल डायरेक्टरी में आ गया। कोई फाइल क्रिएट करनी है आपने, तो फाइल क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं। एक है कि आप टच कमांड यूज करें, ठीक है। खाली आप टच और आगे फाइल नेम दे दें। लेट्स सपोज आप कहें टच b8 501, ठीक है। मैं एक फाइल .txt है जो भी एक्सटेंशन नाम दें, ठीक है। मैंने एक्सटेंशन दे दी तो उसने ये कमांड क्या करती है, ये फाइल को क्रिएट करती है। अगर मैं ls करूं, ठीक है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे b8501 ये देखें ये नजर आ रही है। अच्छा ls-l करूं, ये मुझे दिखा रहा है कि जी ये b8501 उसकी फर्दर डिटेल के इसका ओनर कौन है, स्टूडेंट। क्योंकि मैं फाइल क्रिएट की है तो मैं यूजर और ग्रुप दोनों स्टूडेंट होंगे और ये इसकी परमिशन स्ट्रिंग है, इसमें हम बाद में आएंगे। तो इस तरीके से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं टच कमांड से। और ये जो मैंने ls-l किया इसको लॉन्ग लिस्टिंग कहते हैं कि आप डिटेल जो है वो देख लें। और भी बहुत सारे स्विच हैं वो हम वक्त के साथ साथ जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा तो हम उनको यूज करते जाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अगर किसी फाइल के कंटेंट्स आपने देखने हो, ठीक है, तो उसके लिए कैट कमांड होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि यार क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो मैं कैट कमांड से उसको देख सकता हूँ। कैट स्लैश लेट्स सपोज etc के अंदर एक होती है होस्ट। ये क्या होती है, ये बेसिकली आपको एक लोकल कैशिंग नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग जब ब्राउजर के ऊपर लिखते हैं ना www.itechnets.com या google.com, तो वो नेम जो है वो रिजॉल्व होता है आईपी में, एक्चुअल आईपी एड्रेस होते हैं। तो नेम सर्वर जो होता है ये डीएनएस जिसे हम कहते हैं, डीएनएस सर्वर वो उनको रिजॉल्व करता है। तो अगर आपके पास एनवायरनमेंट में डीएनएस सर्वर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आप और आपने लोकली कुछ टेस्टिंग करनी है यूजिंग द fully qualified domain name, जिसको इस तरह ये www.google.com या www.itechnet.com, ठीक है, इस तरह की जो नेम्स होते हैं ये fully qualified domain name कहलाते हैं। तो अगर आपने टेस्टिंग करनी है और डीएनएस सर्वर भी नहीं है तो फिर आप इस फाइल के अंदर एंट्रीज डाल सकते हैं। विंडोज के अंदर भी system32 की डायरेक्टरी के अंदर होस्ट की एक फाइल होती है ड्राइवर की डायरेक्टरी में, फोल्डर में। तो इस तरह यहाँ पे भी लाइक वर्चुअल होस्ट बिल्कुल अच्छी एग्जांपल है कि वर्चुअल होस्ट जब आप अभी हम करेंगे, वैसे लास्ट टॉपिक है हमारे लिनक्स मॉड्यूल का जिसमें हम अपाची सर्वर खड़ा करेंगे, तो उसमें आप मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करते हैं एक ही वेब सर्वर के ऊपर। और आप जब डेवऑप्स की एनवायरनमेंट में जाएंगे तो कंपनीज के अंदर तो वहाँ पे एक ही इंस्टेंस के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट होस्ट हो रही होती है। तो वहाँ पे आपने नोटिस करेंगे कि वहाँ तो खैर डीएनएस सर्वर यूज हो रहा होता है, बट अगर आपने अपने पास टेस्ट करना है तो आप वो सारे वर्चुअल होस्ट के जो नेम्स हैं
उनकी एंट्रीज आप यहाँ पे कर सकते हैं इस फाइल के अंदर। तो अगर कंटेंट्स देखने हो तो कैट कमांड हम यूज करते हैं, कैट etc पोस्ट, तो ये आपको दिखा देता है कि जी। और अगर इसको आपने एडिट करना हो, मतलब इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, तो उसके लिए फिर आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है। CLI के ऊपर टेक्स्ट एडिटर दो है, एक बहुत जो फेमस है, एक VI एडिटर है और एक जो है वो नैनो एडिटर है, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन जो यूज करना चाहिए, मैं दोनों आपको अभी थोड़ी देर में बता भी दूंगा कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर आपने यूज करना है तो VI की एडिटर VI है, VI के साथ अगर VIM यूज कर लें तो इसमें ये है थोड़ी सी कलरिंग इफेक्ट आ जाता है। तो कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स बेटर कि आप इंस्टेड ऑफ VI आप VIM कमांड यूज करें। दोनों एक ही टेक्स्ट एडिटर को खोलेंगे, बट ये है कि VIM के साथ आपको थोड़ी सी जरा कलर कोडिंग मिल जाएगी। तो लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ कि VIM/etc/post, तो ये मुझे फाइल इसने खोल दी। लेकिन नीचे अगर आप देखें तो नीचे कह रहा है रीड ओनली, क्यों? बिकॉज ये जो फाइल है ये सिर्फ सुपर यूजर मोड में ही चेंज हो सकती है। तो अगर आपने चेंज करनी है तो आप उसको यहाँ से sudo लिखें और उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखें नीचे रीड ओनली नहीं आ रहा। तो अगर आपने मॉडिफिकेशन करनी है तो इंसर्ट का जो की होती है कीबोर्ड के ऊपर वो प्रेस कर दें, या आई की जो है, मतलब आई लेटर जो है वो प्रेस कर दें, उसकी की प्रेस कर दें, तो आप जो है वो इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। तो ये मैं VI एडिटर से खोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप एंटर करें और कोई IP डाल दें 192.168.10.211, इसको आप कर दें जी के मेल, और यहाँ पर लिख दें mail.vpractice.local, ठीक है। तो ये आपने मॉडिफिकेशन कर दी फाइल के अंदर। जब आप मॉडिफाई कर लें तो आप एस्केप की प्रेस करें कीबोर्ड के ऊपर, तो ये इसको हम एस्केप मोड कहते हैं या कमांड मोड कहते हैं। और जब आप इंसर्ट की प्रेस करते हैं तो वो आपका फिर इंसर्ट मोड होता है। तो जब आप मॉडिफिकेशन कर लें तो वापस एस्केप मोड में या कमांड मोड में आ जाएं बाय प्रेसिंग द एस्केप की, और फिर आप कॉलन लिखें। तो नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे जो भी आप लिखेंगे वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये कमांड आप दे रहे हैं। तो अगर आपने सेव करना है तो W सेव कर देगा, मैं जैसे इसको एंटर करूंगा तो ये सेव कर देगा। और अगर आपने सेव एंड क्विट बाहर आना है तो आप एस्केप कॉलन W एंड Q प्रेस करेंगे, तो ये सेव करके बाहर आ जाएगा। अब अगर आप दोबारा कैट कमांड यूज करेंगे तो आप देखेंगे जो आपने मॉडिफिकेशन की थी वो नजर आ रही है। VI एडिटर जो है उसको भी यूज कर सकते हैं, और आप नैनो एडिटर को भी यूज कर सकते हैं इसी काम के लिए। sudo nano सेम फाइल को etc post, ठीक है। तो ये देखें ये एक और एडिटर ओपन हो गया, इसको नैनो एडिटर कहते हैं। काफी लोग इसको बहुत ज्यादा लोग VIM को यूज करते हैं, बहुत ज्यादा लोग नैनो को भी यूज करते हैं, तो जो जिसकी जो ऑप्शन है। तो अगर आपने इसमें कोई, अभी मैं इसकी थोड़ी कुछ आपको फर्दर चीजें बताऊंगा आगे, तो अगर आपने इसके थ्रू कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो आप इसके थ्रू मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। 192.168, तो जो भी करना चाहें .10.210, तो आप इसे कह सकते हैं लेट्स सपोज। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड्स यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसको आप अब राइट आपने करना हो तो नीचे अगर आप देखें तो नीचे आपके पास ये सारी जो है वो आ रही है हेल्प, तो आप Ctrl+O, ठीक है। तो ये कहेगा फाइल नेम टू ओवरराइट etc होस्ट, तो आप कह देंगे यस, तो आप यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे, तो ये उसने नीचे मैसेज दे दिया रोड 5 लाइन्स। जब आपने सेव कर लिया हो तो Ctrl+X प्रेस कर दें तो आप बाहर आ जाएंगे, और दोबारा कैट कमांड आप दें तो जो मॉडिफिकेशन आपने नैनो एडिटर से की वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। एक दो और कमांड्स देख लेते हैं, तो ये बेसिक कमांड्स, लेकिन जरूरी है थोड़ा सा ताकि सबको साथ लेके चलना है। और इंशाल्लाह इसमें फिक्र ना करें, एडवांस जो डेवऑप्स की जो डे टू डे ऑपरेशंस कमांड्स होती हैं वो भी अभी आगे आनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंसेप्चुअल कमांड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। इंशाल्लाह जब ये मॉड्यूल आप कंप्लीट करेंगे तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, डेवऑप्स की इंटरव्यू क्वेश्चंस में जाएं, इंशाल्लाह ये सारा कुछ हम कवर कर चुके होंगे। प्लस इवन जो वर्किंग जो नॉलेज है कि वहाँ पे क्या क्या काम होते हैं, तो वो सारा कुछ आपको आइडिया हो जाएगा। एक इको कमांड होती है, ये आपने सुनी होगी। इको कमांड क्या करती है? इको कमांड जो है, अगर आपने टेक्स्ट में कोई स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, इको वेलकम टू डेवऑप्स ट्रेनिंग लेट्स सपोज, तो ये आपने एक इसको एंटर करेंगे, तो जो आप एंटर करेंगे आप इको के आगे लिख के, बेशक कोट्स ना दें, तो लेट्स सपोज अगर कोट्स नहीं देते तो बट बेटर है कि आप कोट्स दे दें टू मेंशन द स्ट्रिंग, सॉरी। तो ये क्या करेगा कि जो भी आगे इको के आगे आपने लिखा हुआ टेक्स्ट, वो स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले कर देगा। ऐसे आप एंटर प्रेस करेंगे। बट इसको हम यूज किस तरह करते हैं,
इसको हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं। इको लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वेलकम टू डेवॉप्स ट्रेनिंग, और मैं से कहता हूँ कि ये जो कंटेंट्स हैं ये भेज दो किसी फाइल के अंदर। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ कि मैंने एक फाइल क्रिएट की थी, आपको याद होगा, लेट्स करते हैं ये v8file01txt। अगर मैं इसके कंटेंट्स देखूं तो क्या कंटेंट्स हैं इसके, कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैंने टच कमांड से क्रिएट की थी। एक तरीका ये है कि आप वी एडिटर या नैनो एडिटर से भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसमें होता है कि फाइल एडिट के लिए खुल जाती है, आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं और मॉडिफाई करके आप उसको, लेट्स सपोज VIM v8 फाइल, इसको एंटर करें और इंसर्ट मोड में जाएं और यहाँ पे आप कुछ टाइप करते हैं। लेट्स सपोज आप करते हैं जनाब #bin bash, ठीक है जी। और आपने इसके अंदर कोई एक टेक्स्ट लिख दिया, लेट्स सपोज आपने लिख दिया कि जनाब डेट, ठीक है। आपने लिख दिया कि जी इको माय फर्स्ट फाइल एडिटिंग इन लिनक्स, कोई भी ऐसे आपने कोई ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये आप लेट्स सपोज आप कोई स्क्रिप्ट फाइल लिख रहे हैं या कुछ इस तरह लिख रहे हैं, तो ये आपने कंटेंट्स लिखे। अभी इनका कोई मकसद नहीं है इन कंटेंट्स का, सिंपल कंटेंट्स है। एस्केप प्रेस किया, कॉलन राइट क्यू WQ राइट एंड क्विट, ये अब बाहर आ गया। अब अगर दोबारा कैट करेंगे तो ये आपको दिखाएगा जी इसके अंदर ये कंटेंट्स है। अब लेट्स सपोज मैं इसके नीचे एक और लाइन लेट्स सपोज मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, तो इसका एक तरीका ये है कि मैं VIM करके या नैनो एडिटर करके दोबारा करूँ, और एक तरीका ये है कि मैं इको लेट्स सपोज मैं लाइन डालता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह का ये डबल इंसर्शन साइन होता है और आगे फाइल का नाम दे दूँ, तो ये मैं एंटर करूंगा। तो ये देखें क्या होगा, ये दो कमांड्स बेसिकली। पहली कमांड क्या करेगी, इको -a, ये कमांड अगर खाली लिखता तो ये क्या करती है कि ये सिंपल, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं खाली ये लिखूँ इको -a तो ये सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले कर देगी जिस तरह हमने पढ़ा था। अगर मैं इसके आगे डबल इंसर्शन साइन लगा के और फाइल का नाम लिख दूं, तो ये क्या करेगा कि इस आउटपुट को इस फाइल के अंदर राइट कर देगा, अपेंड कर देगा बॉटम के अंदर। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो, और उसके बाद मैं दोबारा कैट कमांड से देखता हूँ, तो ये देखें ये नीचे लाइन ऐड हो। तो आप इस तरीके से भी किसी फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक इको दिस एंड दिस। और ये डबल इन्वर्टर इंसर्शन साइन होता है। अगर आप यहाँ पे अगर मैं लेट्स सपोज सिंगल साइन लगाता, सिंगल इंसर्शन साइन लगाता, तो ये क्या करता, अगर ये काम करेंगे तो ये क्या करेगा कि आपकी फाइल के अंदर जितनी भी कंटेंट्स थे उनको उड़ा देगा और उसको रिप्लेस कर देगा इस आउटपुट से, ठीक है। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ और अब मैं कैट करता हूँ तो ये देखें वो सारे कंटेंट्स उड़ गए। तो यू शुड हैव टू मेक द डिफरेंस बिटवीन डबल इंसर्शन और सिंगल। तो ये आप डाइवर्ट कर रहे हैं समझ लें आउटपुट को, तो टुवर्ड्स फाइल के आउटपुट जो है कमांड की, अगर आपने फाइल के अंदर सेव करनी है तो आप दो तरीकों से सेव कर सकते हैं। अगर इस तरीके से सेव करेंगे तो ये सबसे नीचे अपेंड कर देगा, उसको मॉडिफाई मतलब ऐड कर देगा। और इस तरीके से अगर सेव करेंगे तो उसके अंदर ऑलरेडी जो कंटेंट्स होंगे उनको वॉश कर देगा और उसको रिप्लेस कर देगा नए कंटेंट्स के साथ। इको कमांड का थोड़ा बताना था, और इको कमांड का यूसेज जो हम नॉर्मली डेवऑप्स के अंदर क्या करते हैं कि अक्सर हम स्क्रिप्ट्स लिखते हैं या हम कभी कोई ट्रबल शूट कर रहे होते हैं, तो हम चाह रहे होते हैं कि यार ये जो कमांड एग्जीक्यूट होगी इसकी जो भी आउटपुट हो, एरर आता है या सक्सेस आती है, तो उसकी आउटपुट किसी फाइल के अंदर सेव हो जाए। अब मिसाल के तौर पर एक हिस्ट्री कमांड होती है, ठीक है। हिस्ट्री कमांड क्या करती है कि अब तक आपने जितने भी कमांड्स टाइप की होती हैं उन सब की डिटेल, ये मैंने अब तक आई थिंक 489 कमांड्स एग्जीक्यूट किए हैं इस टर्मिनल के ऊपर। तो आप चाहते हैं फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार ये जो है इन जितनी भी ये हिस्ट्री आ रही है इसको मैं सेव कर दूं किसी फाइल के अंदर, फॉर फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू या फॉर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपने बाद में देखना हो कि आपने क्या क्या कमांड्स दी थी उस वक्त जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, ट्रबल शूट कर रहे थे या कोई सर्विस कॉन्फ़िगर कर रहे थे, तो आपने क्या क्या कमांड एग्जीक्यूट की थी, तो वो पूरा पैटर्न आप सेव करना चाह रहे हैं, तो आप हिस्ट्री कमांड की आउटपुट को क्या करें, सेव कर दें बाय यूजिंग सिंगल, लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ कि हिस्ट रिकॉर्ड या हिस्ट बैकअप फाइल 01, ठीक है। तो अगर फाइल नहीं होगी तो ये खुद ही क्रिएट कर देगा उसको। तो ऐसे ही एंटर कर, लेट्स सपोज कोई ऐसी हम चेक करना चाह रहे हो किस कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद सिस्टम थोड़ा सा क्रैश कर गया है या कोई उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको ट्रेस बैक करना, ट्रेसेबिलिटी के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि हिस्ट्री कमांड के अंदर जो आउटपुट है उसमें टाइम स्टैम्प पीस आता है। तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक कुछ फ्लैग वैल्यूज जो है वो
सेव करनी पड़ती हैं, और उसके बाद फिर ये आपको देना शुरू करते हैं। तो मैं आपको भी कमांड बता देता हूँ। ये कमांड क्या होती है, एक्सपोर्ट आप लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री कमांड के अंदर आपको टाइम स्टैम्प भी आए और उसके साथ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हिस्ट। ये एक्सपोर्ट कमांड हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई वैल्यू सेव करनी हो किसी इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर। इन्वायरमेंट वेरिएबल वो होते हैं जो कि ओएस लेवल पे हम डिफाइन करते हैं, और बाद में आप उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को किसी भी प्रोग्राम एप्लीकेशन उनको यूज़ कर सकती है। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री एक कमांड है, एक प्रोग्राम है जिसको हमने बताना है कि आप अपने टाइम स्टैम्प दिखानी है, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, हिस्ट टाइम फॉर्मेट, और उसकी वैल्यू एक असाइन करनी पड़ती है। तो जैसे ही हिस्ट्री का जो प्रोग्राम, ये कमांड है, वो देखेगी कि ये वेरिएबल डिफाइंड है, तो वो आपको दिखाना शुरू कर देगी आउटपुट के अंदर। तो आप इसमें करेंगे क्वेश्चन इक्वल टू %f, ये एक फ्लैग है जो कि आपको टाइम और डेट और टाइम, ये दोनों आपको बताएगा। ठीक है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट एनी वेरिएबल इनटू द ओएस विद वैल्यू, तो ये हमने वैल्यू कर दी, हिस्ट टाइम फॉर्मेट इज इक्वल टू दिस, और इसको मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने ये एक वैल्यू डिफाइन की वेरिएबल हिस्ट टाइम फॉर्मेट की, अब मैं जब हिस्ट्री कमांड रन करूंगा तो क्या होगा कि 14/4 को 23/18 के ऊपर ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो दिस इज अगेन बोथ फॉर ट्रबल शूटिंग, फॉर फॉरेंसिक्स, या फॉर लर्निंग पर्पसेस। अगर आप चाहते हैं कि कमांड जो है वो पता है वो किस टाइम पे हो, तो ये देखें इसमें फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो हो सकता है कि वो तमाम कमांड के साथ जो है वो एक ही डेट अटैच करे, ये सेम। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप करते जाएंगे तो ये वही डेट दिखाएगा जिस डेट को कमांड एग्जीक्यूट हुई है। तो ये एक तरीका है, अगर आप हिस्ट्री कमांड को मजीद पावरफुल करना चाह रहे हैं और अब उसके आउटपुट को आप सेव कर दें फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इसको यूज़ करें, तो अक्सर लोगों को शायद इसका नहीं आइडिया होता, बट दे कैन यूज दिस आउटपुट, लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है जी, डायरेक्टरी अभी नहीं क्रिएट की हमने, तो डायरेक्टरी क्रिएट करने का भी सिंपल सा, जिस तरह विंडोज के अंदर भी यही है, आई थिंक एक mkdir कमांड है, तो आगे आप डायरेक्टरी बना लें। लेट्स सपोज माई dir 01, मैं बल्कि इसको b8 dir 01, तो लेट्स सपोज आपने एक डायरेक्टरी बनाई, ls करेंगे, तो अगर आप देखें आउटपुट के अंदर, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर कोडिंग में ये डायरेक्टरीज हैं, व्हाइट में आपको फाइल्स नजर आ रही हैं, ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रही है ये स्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं। ये कैसे बनती हैं ये आगे बताऊंगा आपको। और इसी तरह से जो रेड फाइल आपको नजर आ रही है ये कंप्रेस्ड फाइल्स होती हैं। और WinRAR आपने विंडोज के अंदर यूज किया होगा, तो लिनक्स के अंदर भी कंप्रेशन टूल्स होते हैं। ये gzip से कंप्रेस हुई हुई है, bzip है, gzip है, tor है, वो इंशाल्लाह हम जब उस रेलिवेंट मॉड्यूल में आएंगे तो उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो ये आउटपुट से हमारे पास जो हमने b8 dir 01 ये डायरेक्टरी क्रिएट करने का तरीका। ठीक है, तो अगर डायरेक्टरी रिमूव करनी हो तो rmdir से भी आप रिमूव कर सकते हैं, b8 dir तो रिमूव कर देना, बट ये rmdir सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरीज को रिमूव करती है। अगर कोई डायरेक्टरी के अंदर ऑलरेडी कंटेंट्स हैं तो वो उसको डिलीट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसे कहूँ कि DevOps, तो ये बेसिक कमांड्स हैं, डायरेक्टरी rm की डायरेक्टरी। और mkdir की एक वेरिएशन जो कि बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, आपने एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना है, एक डायरेक्टरी बनानी है, उसके अंदर सब डायरेक्टरी बनानी है, तो उसके लिए फिर आप यूज़ करते हैं mkdir। लेट्स सपोज आप कहते हैं मेन जो डायरेक्टरी है, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि DevOps बैच 8 लेट्स सपोज, ठीक है, और उसके अंदर मॉड्यूल 1 के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए। तो अगर मैं ये एंटर करूंगा तो ये एरर दे देगा। क्यों? वो कह रहा है कि जी वो ये एज्यूम कर रहा है कि आप एक्चुअली में ये डायरेक्टरी क्रिएट करना चाह रहे हैं इसके अंदर, और ये एज्यूम कर रहा है कि DevOps भी ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए ये एरर थ्रो कर रहा है। बट एक्चुअली में हमें ये दोनों डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है। पहले वो ये पेरेंट डायरेक्टरी क्रिएट करे और उसके अंदर फिर उसकी सब डायरेक्टरी क्रिएट करे। तो अगर ये सिचुएशन है तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे -p लगा देंगे। तो -p क्या करेगा कि वो देखेगा कि इस पूरे पाथ में, लेट्स सपोज मॉड्यूल 1 के अंदर आप कहते हैं कि जी इंट्रो लेट्स सपोज, तो अब वो देखेगा कि जनाब इसमें जितनी भी डायरेक्टरीज आ रही हैं अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो ठीक है, नहीं करती तो वो उनको खुद ही क्रिएट कर देगा। तो मैं जैसे इसको एंटर करूंगा तो ये देखें इसने इस दफा एरर थ्रो नहीं किया। और अगर मैं ट्री कमांड दूं और DevOps v8 अगर मैं इसको करूं तो ये देखें उसने DevOps v8 डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, उसके अंदर मॉड्यूल 1 की डायरेक्टरी क्रिएट कर दी और उसके अंदर
इंट्रो की डायरेक्टरी डिलीट करती है। तो इस तरीके से आप mkdir कमांड की डिफरेंट वेरिएशंस को यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक है, अभी तो हमने डायरेक्टरीज को रिमूव करने का तरीका देखा है, और एक हमें इशू अभी आ रहा है कि rm डायरेक्टरी, जो rmdir कमांड है, वो सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकती है। वो ऐसी डायरेक्टरी जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ सब डायरेक्टरीज या फाइल्स हैं तो उनको डिलीट नहीं करती। ये एक इशू है हमारे पास। और दूसरा ये है कि हमने फाइल को अगर डिलीट करना हो तो फिर क्या करेंगे। तो फाइल को डिलीट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है rm, ठीक है। ये बहुत फेमस, काफी लोग इसको यूज करते हैं। rm कमांड डेवऑप्स के डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर काफी ज्यादा यूज होती है, कि जब भी आपने किसी फाइल को रिमूव करना हो या सेट ऑफ फाइल्स को रिमूव करना हो, या वो डायरेक्टरी जिसके अंदर ऑलरेडी कोई कंटेंट्स हैं, सब डायरेक्टरीज हैं या फाइल्स हैं, तो उनको भी आप इसी कमांड से रिमूव कर सकते हैं। तो rm कमांड, और आगे हम फाइल का नाम दे देंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि b8 जो ये file01.txt, ये टैब प्रेस करेंगे ना तो पूरा नाम रिजॉल्व कर देगा। तो मैं इसको एंटर करूंगा तो ये रिमूव कर देगा। सिंपल है, उसने rm कर दिया। अगर मैं लेट्स सपोज कोई डायरेक्टरी डिलीट करना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि टी डायरेक्टरी है, इसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है, तो लेट्स सपोज मैं इसको rm एक डायरेक्टरी है टी डायरेक्टरी, इसको मैं रिमूव करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एससी डायरेक्टरी जो एम्प्टी ना हो उसको हम इस कमांड से रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं एंटर करूंगा तो उसने मुझे मैसेज दिया कैन नॉट रिमूव इट्स अ डायरेक्टरी। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको rm के साथ, जब आपने डायरेक्टरी रिमूव करनी हो तो आपको उसके साथ -rf, r फॉर रिकर्सिव, f फॉर फोर्सफुली। फोर्सफुली इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऑलरेडी लॉगिन है इस डायरेक्टरी के अंदर और आपने हर हाल में इसको डिलीट करनी है फॉर सम रीजन, तो f जो है वो फोर्सफुली इसको रिमूव कर देगा। तो जब आप ये साइन करेंगे, परमिशन डिनाइड दे रहे हैं, उसकी रीजन है कि इस डायरेक्टरी के ऊपर मैं ऑथर, मैं ओनर नहीं हूँ इस पर, जिसका मुझे परमिशन डिनाइड की एंट्री करे। तो इसको चेक करने के लिए अगर मैं ls-l भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको शॉर्ट में ll कमांड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ll कमांड जो है वो बेसिकली ls-l ही है, ठीक है। तो अगर आप देखें जो मैं कमांड, जो मैं डायरेक्टरी डिलीट करना चाह रहा हूँ, इसमें देखें, इसमें ओनर कौन है, रूट ओनर है, और मैं स्टूडेंट हूँ। इस वजह से वो एक्सेस डिनाइड का मैसेज दे रहा है। तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे पहले सूडो लगाना पड़ेगा। तो मैं ये सूडो लगाऊंगा और पासवर्ड दे दूंगा। तो आपने अगर डायरेक्टरी को उड़ाना है तो आप इस तरीके से डायरेक्टरी को उड़ा सकते हैं यूजिंग दिस rm-r switch, ठीक है जी। तो ये हम ये कमांड यूज करते हैं डायरेक्टरीज को रिमूव करने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास अगर आपने लेट्स सपोज कोई कॉपी करनी हो फाइल्स को, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पे कॉपी करना हो तो वो आप किस तरह कॉपी करेंगे। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि मैं ये इस बैकअप फाइल को जो है वो उठा के मैं रखना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने डेवऑप्स v8 के अंदर मॉड्यूल 1 का एक डायरेक्टिव नहीं, उसके अंदर मैंने इंट्रो की एक डायरेक्टिव नहीं, उसके अंदर मैं उसको उठा के कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो आप किस तरह करेंगे, आप लिखेंगे cp, ठीक है, और यहाँ पे कौन सी फाइल है, हिस्ट बैकअप, और इसको आप सोर्स बताएंगे। तो सोर्स आप पूरा फुल पाथ भी दे सकते हैं, cp/home/student और /hist, ये इसको कहते हैं फुल पाथ, ठीक है। एब्सोल्यूट पाथ भी कहते हैं, फुल पाथ भी कहते हैं। और क्योंकि मैं उसी डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो अगर मैं खाली फाइल का नाम दे दूं तो भी चलेगा, तो इसको कहते हैं रिलेटिव पाथ, कि आप ऑलरेडी उसी डायरेक्टरी के अंदर हैं, तो आपको फुल पाथ या एब्सोल्यूट पाथ देने की जरूरत नहीं है। तो दोनों आप दे सकते हैं। और अब अपने डेस्टिनेशन पे आपने कहाँ कॉपी करना है, तो लेट्स सपोज मैं से कहता हूँ कि आपने कॉपी करना है, अगेन यहाँ पे फुल ये रिलेटिव पाथ दे सकता हूँ। तो यहाँ पे भी रिलेटिव पाथ, यहाँ फुल पाथ लेट्स सपोज यूज कर लेते हैं होम स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर हमारे पास डेवऑप्स v8 के नाम से डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक मॉड्यूल के नाम से हमने एक डायरेक्टरी बनाई हुई है, और उसके अंदर इंट्रो के नाम से डायरेक्टरी है। तो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर इसको कॉपी कर दे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, इसी फाइल नेम से एक फाइल कॉपी हो जाएगी इंट्रो के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे एक फाइल खुद से लिख दूँ, मैं लिख दूँ कि हिस्ट backup.txt, ये मैंने फाइल डिफरेंट नाम दे दिया, तो ये भी कर सकता हूँ। कंटेंट्स वही होंगे, बट फाइल नेम अगर आप डिफरेंट रखना चाह रहे हैं कॉपी करते हुए, तो आप यहाँ पे वो फाइल नेम दे सकते हैं, तो वो उसी नाम से, नए नाम से उसको सेव कर देगा, कॉपी कर देगा। अगर नहीं देंगे तो वो उसी नाम से उसको सेव कर देगा। तो लेट्स सपोज मैं इस वक्त दोनों ट्राई कर लेता हूँ। तो ये देखें, इसने कॉपी कर दी। अगर मैं देखना चाहूँ तो ls/devops v8 मॉड्यूल इंट्रो, तो ये देखें, ये
फाइल कॉपी होगी उसी नाम से, क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिया था। तो अब अगर मैं दोबारा कमांड दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं कि जनाब पेस्ट बैकअप डॉट लेट्स सपोज बैकअप कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं अपने एंटर किया। तो अब अगर मैं दोबारा एलिस करूँ तो ये देखिए उसने नई फाइल का नाम चेंज कर दिया, बट कंटेंट सेम होंगे दोनों के। तो इस तरीके से भी आप कॉपी कमांड यूज कर सकते हैं। और अगर आपने किसी पूरी डायरेक्टरी को उठा के कॉपी करना है, एक तो फाइल्स को कॉपी कर रहे थे, अगर आपने डायरेक्टरी को उठा के कॉपी करना है तो आप डायरेक्टरीज को भी कॉपी कर सकते हैं। किस तरीके से? cp कमांड यूज करेंगे और इसमें हम यूज करेंगे -r, ठीक है। रिकर्सर के लिए लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जो डेवऑप्स, इससे पहले मैं एक बना लेता हूँ mkdir -p डेवऑप्स, और मैं इसमें सॉरी डेवऑप्स v8 और मॉड्यूल लेट्स सपोज 2 कर लेता हूँ, और ये मैं कर दिया। अच्छा, अब मैं अगर लेट्स सपोज पूरी डायरेक्टरी उठा के कॉपी करना चाहूँ तो उसके लिए फिर cp के साथ -r का हम लगाएंगे, और मैं कहता हूँ कि डेवऑप्स जो ये शेल स्क्रिप्ट की एक डायरेक्टरी मैंने बनाई हुई है, इसको उठा के मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ। कहाँ पे? मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ डेवऑप्स v8 मॉड्यूल 2 के अंदर, ठीक है। ls डेवऑप्स और मॉड्यूल 2 सॉरी v8 मॉड्यूल 2। तो अब मैं करूँ तो ये देखें ये पूरी की पूरी डायरेक्टरी उठा के कॉपी कर। तो दिस इज हाउ यू कैन copy file from one location to another location and copy directory from one location to another location। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज।